हेलो बच्चों, सब ठीक है। आज हम आपको पिछली जो क्लास हमने आपको कराई थी उस क्लास में हमने बोर मॉडल पे डिस्कशन किया था। और बोर मॉडल पे जो डिस्कशन हुआ था उसमें से लाइन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पर डिस्कशन हुआ था। आज हम आपको लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन करते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। जो उनका ड्रॉबैक जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोला था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, ठीक है, डिफरेंट लाइनें, ठीक है। तो चलिए हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम पे डिस्कशन करते हैं। क्या होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में जैसे आप देखिए, लाइन कितनी लाइनें ये एसोसिएट करता है। तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में अवेलेबल है और एक ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में जंप कर रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर रहा है, ठीक है, और अगर यहां से इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन दो चीजें थी यहां पर। ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इस सेल से इस सेल में आ रहा है, इस सेल से इस सेल में आ रहा है। तो अगर एक कंटेनर आपका ले लिया गया और इसमें से हाइड्रोजन गैस ले ली, क्या ले ली, हाइड्रोजन गैस। अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बेस पर आप देखते हैं इसमें हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम में जब हम उसको एनर्जी देंगे तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही एटम सारी एनर्जी ले ले। उसमें से बहुत सारे एटम कुछ कम एनर्जी लेवल के होंगे, कुछ ज्यादा एनर्जी लेवल के होंगे और कुछ मीडियम में होंगे। तो मान लिया अगर इसको हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन ये सीधे क्या किया, यहां से यहां आ गया, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया। वापस आते समय हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहीं तक पहुंच पाए, या ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाए, या ये इलेक्ट्रॉन केवल यहीं पे रह जाए। तो डिफरेंट लाइनें मतलब डिफरेंट पाथ, डिफरेंट लाइन और डिफरेंट पाथ अगर वो शो कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ लाइन। एक इलेक्ट्रॉन अगर फिफ्थ ऑर्बिट में पहुंच गया है और वहां से उसे ग्राउंड स्टेट पे आना है, किस स्टेट पे आना है, ग्राउंड लेवल पे आना है। तो ग्राउंड लेवल पर आने के लिए उसे कितने स्टेप और करने हैं। एक तो डायरेक्ट आ गया, ठीक है, डायरेक्ट जंप कर रहा है, 5 मंजिल पे आप खड़े हुए हैं, 5 मंजिल से आप 4 पे आए, 4 से आप 3 पे आए, या 5 से डायरेक्ट आप 3 पे आ गए और 3 से डायरेक्ट आप 1 पे आ गए। तो वहां पर दो रास्ते आपने चूज कर लिए। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन। पहले हमको थर्ड पे दिखा, फिर हमको सेकेंड पे दिखा, फिर हमको ग्राउंड लेवल पे दिखा। इतनी बात आपको यहां पर समझनी है, ठीक है। सपोज जो आपका ये क्वेश्चन था कि डिफरेंट लाइनें कैसे आती हैं, तो मान लीजिए कि अगर हम कोई हाइड्रोजन एटम लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट गैसेस, यानी अमाउंट ऑफ गैस, हमने ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस ले ली, उसमें से बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे। मान लीजिए कि उसके पास 20 हाइड्रोजन एटम है। कितने हाइड्रोजन एटम है वहां पर उस गैस में, 20 हाइड्रोजन एटम है। और उन 20 हाइड्रोजन एटम को हमने क्या दे दी, एनर्जी दे दी। अब एनर्जी दे दी तो कोई उसमें से हाइड्रोजन एटम हाई एनर्जी ले रहा होगा, कोई उसमें से हाइड्रोजन एटम कम एनर्जी ले रहा होगा, कोई उससे भी ज्यादा ले रहा होगा, कोई उससे भी ज्यादा, कोई उससे भी कम ले रहा होगा। तो जितने भी एटम है, पर्टिकुलर एक एटम नहीं, उसमें बहुत सारे एटम हैं, तो पर्टिकुलर एक एटम नहीं की बात कर रहा हूं। यहां पर जो लाइन स्पेक्ट्रम होगा, जो इसको एक्सप्लेन किया गया, उसमें से बहुत सारे एटम होंगे। अब वो बहुत सारे एटम कुछ एनर्जी कम लेंगे, कुछ एनर्जी ज्यादा लेंगे, ये जो बात होगी। तो यहां पर कुछ डायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर रहे होंगे और कुछ इनडायरेक्ट जंप करने की कोशिश कर रहे होंगे।
अब जैसे यहां पर हमने क्या किया, सेल बना ली, ये हमारी पहली सेल हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई, ये हमारी तीसरी हो गई और ये हमारी चौथी सेल हो गई। ठीक है, फिर से देखिए जरा, ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया n इक्वल टू 4, ये हमारा सेकेंड हो गया n इक्वल टू 3, ये हमारा हो गया n इक्वल टू 2 और ये हमारा हो गया n इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई k सेल, ये हमारी हो गई l सेल, ये हमारी हो गई m सेल और ये हमारी हो गई n सेल। ठीक है, इसको समझिए जरा, ये हमारी हो गई n और ये हमारी हो गई m, ये हमारी ये हो गई k सेल l सेल। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, आगे देख रहे हैं जरा, ये सेल हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर हम यहाँ पे आते हैं, ये सेल हो गई, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। ये हो गया, ये आ गया, ये और ये। ठीक है, अब यहां पर देखना क्या है, देखना हमको ये है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से यहां आना चाह रहा है, डायरेक्ट जंप कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट ना आकर के इलेक्ट्रॉन पहले यहां आया और उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है इस सेल से। फिर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले यहां आया, फिर यहां से यहां आया, फिर यहां से यहां आ रहा है इलेक्ट्रॉन। अब अगली सेल में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आपका बच रहा है, यहां भी आपका इलेक्ट्रॉन यूं आया और यूं आ गया और यहां आ गया चौथी सेल में। ठीक है, चारों सेल हम आप देख रहे हैं आप। तो अगर इसने एनर्जी ज्यादा ले ली, इसने एनर्जी ज्यादा ले ली तो फोर्थ सेल से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर रहा है। अगर हम इसको यूं देखें, ये सेल पहली सेल चौथी सेल, अगर हम देखें यहां पर कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां आ रहा है वापस, या फिर अगर हम ये देख रहे हैं 1 2 3 4, इलेक्ट्रॉन पहले यहां आया और यहां आने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे जंप कर रहा है, यहां पे जंप कर रहा है, यूं आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही सेल में है, ये क्या हो गई, ये आपकी सेल हो गई और सेल में इलेक्ट्रॉन का जंपिंग, भाई इसके पास ज्यादा एनर्जी ली होगी तो जल्दी सीधे डायरेक्ट आने की कोशिश कर रहा है। ये कम एनर्जी ले रहा है तो पहले यहां तक आया, फिर ग्राउंड लेवल तक आ रहा है, ये यहां तक आया, उसके बाद यहां तक आया, उसके बाद फिर ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, तो ये लेवल चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट एनर्जी के जो एटम हैं, डिफरेंट एनर्जी के जो एटम हैं वो डिफरेंट एनर्जी ले रहे हैं और डिफरेंट स्प्लिटिंग लाइन शो कर रहे हैं। इसका मीन्स ये यहां पर है डिफरेंट एनर्जी लेवल, और उसी के बेस पर सीरीज ले ली गई। सीरीज में देखिए क्या है, ये हमारी सेल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इनफाइनाइट, ये हमारी सेल हो गई। अब सेल में देखिए क्या शो कर रहा है, सेल में हमारा क्या शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन देखिए सेकेंड सेल से थर्ड सेल में आ रहा है। अगर उसका एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, यहां से यहां आ रहा है, थर्ड से यहां आ रहा है, फोर्थ से यहां आ रहा है, फिफ्थ से यहां आ रहा है, सिक्स से यहां आ रहा है, अगर वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो उस सीरीज को क्या नाम दे दिया गया, लाइमर सीरीज। क्या नाम दिया गया, लाइमर सीरीज, लाइमर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसी। अगर ये ग्राउंड लेवल पर नहीं आ पा रहा है, थर्ड सेल से सेकंड सेल में आ रहा है, फोर्थ से सेकंड में आ रहा है, फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, तो ऐसी सीरीज को क्या नाम दे दिया गया, बामर सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूवी लाइट, और बामर सीरीज को हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट।
यहां पर हमें विजिबिलिटी दिख रही है, देखिए कलर, रेड कलर, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ये सारे कलर, यानी वार्मर सीरीज में हमको क्या दिखता है, विजिबिलिटी, विजिबल लाइट, और उसके बाद में आता है पास्चन, ठीक है, फिर ब्रैकेट और फिर फुंड सीरीज। इतनी सीरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर पर, इलेक्ट्रॉन के अब्सॉर्बिंग एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग एनर्जी पर, जंप कर रहा है ना, क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ली, एक्साइटेड स्टेट में जब वो आया, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जब जंप कर रहा है, स्प्लिटिंग लाइन कर रहा है, तो स्प्लिटिंग लाइन यूवी लाइट में अगर आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे अगर आ रहा है, तो कहीं से भी आ सकता है, किसी भी कंडीशन से। यहां पर क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कम है, तो कहां पे लटक जाता है, सेकेंड सेल में आकर के, फिर क्या है, थर्ड सेल में, फिर आईआर, यूवी लाइट, ये हमारी यूवी लाइट हो गई, और यहां से यहां तक क्या हो गई, टोटल ये एक्साइटेड स्टेट हो रहा है, ये हमारा क्या हो गया, आईआर, और ये हमारा क्या हो गया, विजिबल लाइट, जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, ये हमारी सीरीज है, और इन सीरीज के पास इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए क्या है, इसी को समराइज करना है। समराइज करने में क्या है, शॉर्ट में समझना है, लाइमर सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, बेकेट, फुंड सीरीज, 4 सीरीज है हमारी। इन सीरीज के लिए N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम, कहां से कहां तक, कहां से कहां जंप करेंगी, N की जो वैल्यू होगी 2, 3, 4, 5, 6, और यहां N की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी 2। तो देखिए 1 से लेकर के 2 में भी जा रही, 3 में भी जा रही, 4 में भी जा रही, 5 में भी जा रही, 6 में भी जा रही, यहां से यहां तक जंप कर रही है। यहां पर क्या होगा, N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू अब 2 से स्टार्ट होगी, यानी 3, 4, 5, 6, 2, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेकेंड। पास्चन सीरीज में क्या होगा, N की वैल्यू 4, 5, 6, तो N इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, 5, 6, तो N इक्वल टू 4 हो जाएगा। यहां पर N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, N इक्वल टू, आगे और बढ़ जाइए, 6, 7, 8, 2, N इक्वल टू 5, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है, फ्रॉम, कहां से शुरुआत होती है, यहां से शुरू होता है, ये आपका पॉइंट है, और कहां तक आता है, यहां तक आता है, N इक्वल टू 1 तक। इसके लिए N1 और N2 की वैल्यू आपको इस तरीके से मिल जाएगी। नोट कर लिया। अब इस कंक्लूजन के बेस पर, जो हमारा एक कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन के बेस पर बोर ने क्या किया कि किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए जो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसमें जो एनर्जी यहां पर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, वहां पर जो एनर्जी उसको मिल रही है, उसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया कि उसकी एनर्जी अगर हमें निकालनी है उस ऑर्बिट की, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकेंड ऑर्बिट की, थर्ड ऑर्बिट की, फोर्थ ऑर्बिट की, एंड सो ऑन, तो हम किस फार्मूले से उसे काउंट करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, और वो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, En इक्वल टू माइनस RH 1 अपॉन
n स्क्वायर फॉर nth ऑर्बिट, फॉर nth ऑर्बिट, किसी भी n ऑर्बिट के लिए, जहां यहां पर n की वैल्यू आपकी क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना है, रिवॉल्विंग एनर्जी निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन थर्ड में था या फोर्थ में था या फिफ्थ में था या सिक्स में था, फिफ्थ में था तो उसको एनर्जी मिल गई, सिक्स में चला गया, वहां पर कितनी एनर्जी वो रिवॉल्व कर रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट आर फाउंड इन दिस मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब आर क्या है, यहां पर आर है हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। और ये रिलेट किससे करता है, रेडबर्ग जो कांस्टेंट है ये रिलेट किससे करेगा, 2 पाई स्क्वायर आर एच इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है। जब इसके इक्वल होगा तो हम En की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां पर En इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर Me4 अपॉन एच स्क्वायर। ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर एच की जगह पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा nth ऑर्बिट के लिए अवेलेबल है, किसके लिए, nth ऑर्बिट के लिए। तो यहां n की वैल्यू n से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बात आती है जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, बात क्या आती है जब हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां पर पाई की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्लैंक कांस्टेंट, इन सब की वैल्यू हमें रखनी होगी। और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है। अगर ये सारी वैल्यू की यहां पर वैल्यूज रख करके इसे हम कैलकुलेट कर ले तो बार बार हमें इस चीज को कैलकुलेट नहीं करना होगा, बार बार हमें इसको क्या है, कैलकुलेट नहीं करना होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या करते हैं, En इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करके लाते हैं तो हमारी जो एनर्जी लेवल जो मिलता है वो हमारा कितना मिलता है, 2.18 इंटू 10 की पावर -18, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 डिवाइडेड बाई n। n से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब n की वैल्यू क्या होगी, यहां पर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगी, n स्क्वायर, यहां भी आपका n स्क्वायर आएगा। अब ये वैल्यू किस फॉर्म में दी गई है, जूल पर एटम, ये किस में है, जूल पर एटम, इस फॉर्म में। अगर हम यहां पर एटम की बात करें तो पर एटम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर चार्ज अगर हम इसका रख देते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आ जाती है, 13 पॉइंट, जो वैल्यू हमारी कैलकुलेट करके आएगी वो क्या आएगी, 13.59 अपॉन n स्क्वायर पर एटम। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब जो हमारा फाइनल आता है, फाइनल डिविएशन हम देखते हैं तो क्या आ जाता है, -1311 पॉइंट, En इक्वल टू -1311.8 डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे हम इसको, n स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ये। तो ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल के आता है। क्या आता है, फाइनल फार्मूला निकल के आता है कि r की जगह पर हमें ये वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड कर लेंगे। अब देखिए एक वर्ड हमारा ये आता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या वर्ड आता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम।
अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं तो वहां पर इस फार्मूले को हम किस तरीके से डिराइव करेंगे? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम, तो वहां पर हमारा हो जाएगा En इक्वल टू -1311.8 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब यहां पर जेड क्या है? जेड हमारा क्या है? जेड हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहां पर He2+ की बात करते हैं तो He2+ में जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम Li2+ की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करते हैं तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अगर हम हाइड्रोजन, पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो वहां पर हमें निकालने जेड की वैल्यू रखने की कोई भी जरूरत या रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इस पर, इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल बताते हैं आपको किस तरीके से हम एनर्जी फाइंड करते हैं, किस तरीके से एनर्जी हम इसकी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हमें क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रम, लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। क्या पढ़ना है? लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर की कौन कौन सी लिमिटेशन थी? बोर का मॉडल भी लिमिट में रहा। पहला तो है जीमान इफेक्ट। ये जीमान और स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जीमान और स्टार्क इफेक्ट का मतलब हुआ, इन दोनों का मीन्स क्या हुआ? इलेक्ट्रिक, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ले जाते हैं, तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, इस चीज को बोर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो किसने एक्सप्लेन किया? किसने एक्सप्लेन किया? स्पेक्ट्रम ने। दूसरा, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के ड्वेल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि आइंस्टीन ने क्या बताया था? आइंस्टीन का जो एनर्जी था E इक्वल टू mc², उन्होंने इसको क्या बताया कि ये जो हमारी लाइट है, ये हमारी वेव एंड पार्टिकल्स दोनों की तरीके से बिहेवियर करती है। इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। थर्ड है स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? जिसमें 2 और मोर, यानी 2 और 3 या मोर, इससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है तो उस चीज को एक्सप्लेन करने में ये फ्लॉप हो गए। एटम्स आर स्फेरिकल, एटम स्फेरिकल है, 3 डायमेंशनल है, व्हाइल द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, यानी 2 डायमेंशनल। एटम क्या है? स्फेरिकल है, गोल है, 3 डायमेंशनल है, व्हाइल द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। तो इलेक्ट्रॉन का पाथ सर्कुलर कैसे है? वो 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो पाथ उसका कैसा होना चाहिए? दोनों जैसा होना चाहिए। लेकिन दोनों को ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी 3D और 2D एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये बोर का क्या हुआ? लिमिट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। अब देखिए इसी के बेस पर लाइन स्पेक्ट्रम में अगला क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है आपका, और ये न्यूमेरिकल आपको क्या बताएगा? कह रहा विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज द सेम वेवलेंथ एज बामर ट्रांजिशन इन n इक्वल टू 2 to 4, यानी इलेक्ट्रॉन 4 से किस में जंप कर रहा है? 2 में। अगर 4 से 2 में आ रहा है तो सीरीज में देखिए, बामर सीरीज आपने, बामर सीरीज आपकी है, और बामर सीरीज के लिए क्या निकालना है? ऑफ He+ स्पेक्ट्रम सेम वेवलेंथ एज बामर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के लिए क्या फार्मूला लगेगा? 1/λ इक्वल टू V0, और V0 इक्वल टू क्या होता है? RH Z², 1/N1², 1/N2²। ये हमारा फार्मूला लग जाएगा।
ठीक है। सेम वेवलेंथ 1/λ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी नॉट, ठीक है। ये बार हमारा लगा हुआ है, ये फार्मूला होता है क्योंकि वेवलेंथ निकालनी है, एनर्जी तो निकालनी नहीं है, तो ये भी इसके इक्वल होता है। तो जब हम निकालेंगे इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। जब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर, और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 यहाँ पर क्या होगा 2, तो हो जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। यही तो वैल्यू आ जाएगी, 4 से 2 में जंप कर रहा है, तो निकाल लीजिए इसको। क्या जाएगा, 1/λ इक्वल टू RH Z स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 4 × 2 अपॉन 4 × 16, यही तो आ जाएगा। अगर हम इसमें वो करें 2 2 जा 4, तो 4 माइनस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 12, 4 × 12 ये आ जाएगा। इसको जब हम कॉमन लेंगे तो हमारा कॉमन क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, और जब 16 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इससे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर इससे डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी, RH Z स्क्वायर। ये तो हमारा कॉमन है, अभी हमें इसकी वैल्यू रखनी नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 × 12 अपॉन इसको सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 × 12 अपॉन 4 × 16, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये हमारा आएगा 3, ये हमारा आएगा 4, तो 3/4, तो वैल्यू हमारी Z की हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो जाएगी, तो हमारा आ जाएगा RH 3/4, और इसको हम लिख सकते हैं 3RH/4। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई, लैम्डा की आ गई। तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, 1/λ इक्वल टू आ गया 3RH/4, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, ये ध्यान देना है। अब हमें निकालना किसके लिए, He+ के लिए, इसके लिए हमें निकालना है। और जब हम इसके लिए वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/λ इक्वल टू, इसके इक्वल होता है RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर। अब He+ स्पेक्ट्रम, अगर हम He+ स्पेक्ट्रम के लिए निकाल रहे हैं तो, और N1 और N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 - 1 फॉर हाइड्रोजन फ्रॉम हिट एंड ट्रायल मेथड से जब इसको निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दो, ये 3RH/4 इक्वल टू RH Z स्क्वायर, और यहाँ पर जो N1 और N2 की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो N1 और N2 की वैल्यू, N1 की आ जाएगी 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 3/4 Z 1/1 और 1/2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। Z हीलियम एटम के लिए, तो हीलियम एटम के लिए इसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, हीलियम एटम के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 3/4 इक्वल टू 1, और ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा आ जाएगा 2 2 जा 4, यही तो वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/N1 माइनस 1/N2, तो 1 माइनस इसको जब सॉल्व करके आप लाएंगे, वैल्यू जो हमारी सॉल्व करके आएगी 1 - 1/4, 1/4, तो इसको करेंगे
4 माइनस 1/4 इक्वल टू 3/4, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको, इस तरीके से आपको ये निकालना है। आगे बात समझ में। अब अगर हमें डायरेक्ट निकालना है, यहां से अगर हमको डायरेक्ट पकड़ना है, तो यहां से अगर हम फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो एक तो मेथड आपका ये हो गया, दूसरा मेथड क्या हो गया, अब देखिए दूसरा मेथड क्या हो गया, ये लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली, यहां से क्या आ गई, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये अब फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए निकालना है, तो 1 लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, RH Z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर अपॉन 1N2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। लैम्डा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 3RH/4, पीछे हमने निकाल लिया। यहाँ पर हमारा क्या है, RH हाइड्रोजन एटम के लिए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें N1 और N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, R कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ गया 3/4 इक्वल टू 1/N1 स्क्वायर 1/N2 स्क्वायर, ये वैल्यू हमको मिल रही है। ठीक है, जब ये वैल्यू हमको मिल रही है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहां पर रखेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए 2 से 1 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसमें जाएगा, 2 से 1 के लिए जाएगा। और जब 2 से 1 के लिए जाएगा तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, 3/4 इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 3/4 इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू हमारी निकल रही है इक्वल कि नहीं निकल रही है। जब इक्वल वैल्यू हमारी निकल रही है तो यही हमें निकालना है, क्या निकालना है, विच ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज द सेम वेवलेंथ, एक वेवलेंथ सेम आएगी, जो बामर सीरीज की 4-2 आएगी वही He+ की आएगी। तो हमें प्रूफ करना है जो हमारी इसकी आई थी वही हमारी इसकी आएगी। इसके लिए बामर सीरीज के लिए जो आएगी वही हमारी He+ के लिए आएगी। तो 3/4 इसकी आ गई, 3/4 इसकी आ गई। इस मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अगला देखिए, अगला हमें निकालना क्या है, अगले क्वेश्चन में निकालना है हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइन आर एमिटेड ए सैंपल ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th एनर्जी लेवल टू ग्राउंड, यानी 5th से इलेक्ट्रॉन जंप करता है 1st में। अगर 5th से इलेक्ट्रॉन जंप करता है 1 में तो कितनी स्पेक्ट्रम लाइन होंगी, इसके लिए आप टोटल नंबर ऑफ, फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन अगर फाइंड करना है तो n-2 क्या रखेंगे, n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो 5th के लिए निकालना है तो 5th माइनस 5th 1/2, तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, 4 और 4 5 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 10 लाइन्स। कितनी लाइन देगा, 10 लाइन्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आंसर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 लाइन्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहीं पर एक फार्मूला और नोट कर लीजिए, जो दूसरा फार्मूला हमारा निकालने के लिए आता है, पॉसिबल लाइन प्रोड्यूस व्हेन n इलेक्ट्रॉन जंप टू n1 टू n2। अगर इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करता है, यानी पहले से दूसरे में जंप करता है, तो उसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो हमारा फार्मूला क्या होगा, 1/2 n2 माइनस n1। ठीक है, क्या फार्मूला आएगा, n2 माइनस n1, ये हमारा फार्मूला आ जाएगा। और दूसरा हमारा इसी के साथ n2 माइनस n1 प्लस 1, ये फार्मूला हमारा याद रखिएगा अगर हमारा सेकंड सेल से फर्स्ट सेल की बात वो कह रहा है तो। और अगर टोटल स्पेक्ट्रम लाइन पूछ रहा है
तो सीधे फार्मूला लगा दीजिए, कहां से कहां पे जंप कर रहा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, यानी 1 पे आ रहा है, तो 5 से 1 पे आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर अगला जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, बोर ने और डेवलपमेंट जो किया, तो बोर ने जब और डेवलपमेंट किया तो उन्होंने क्या बोला, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या बोला इसको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्या नाम दे रहे हैं इनको, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो आप इन्होंने दिया, तो और डेवलपमेंट किया, बोर ने और डेवलपमेंट किया, किस तरीके से और हम इसको कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम इसकी फोटॉन एनर्जी ला सकते हैं, कैसे हम एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो रूल दिया, 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसी के बाद 2 हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आए, और उनमें से इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या आया, पहला इन्होंने जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिया, वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था, ड्वेल कैरेक्टर, बार बार वर्ड आ रहा था। और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दिए, और इसको और एक्सप्लेन करके समझाया इन्होंने कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल कैरेक्टर। क्या है ड्यूअल कैरेक्टर? ड्यूअल कैरेक्टर का मतलब हुआ कि ये लाइट जो हमारी है, ये हमारी वेव के तरीके से और पार्टिकल के नेचर से, पार्टिकल नेचर 2 तरीके से बिहेवियर करती है। किस तरीके से? 2 तरीके से बिहेवियर करती है, या तो वेव के फॉर्म में या फिर पार्टिकल नेचर से। तो कैसे से एक्सप्लेन किया गया, कैसे समझा गया, चलिए आइए देखते हैं। इसको सबसे पहले डी ब्रॉगली इक्वेशन के नेम से जाना गया। किस नेम से जाना गया? डी ब्रॉगली इक्वेशन। अब देखिए होती क्या है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी मीन्स द ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली को हम क्या बताते हैं? ड्यूअल कैरेक्टर। क्या बताते हैं? ड्यूअल कैरेक्टर। ड्यूअल कैरेक्टर के बेस पर हम समझते हैं अकॉर्डिंग लाइट हैव वेव नेचर। पहला तो कैसे इसको प्रूव किया गया? अकॉर्डिंग लाइट हैव वेव कैरेक्टर। अगर लाइट वेव कैरेक्टर के तरीके से व्यवहार कर रही है, ठीक है, तो ये किसने दिया? इक्वल टू एच न्यू, यानी प्लांक्स थ्योरी। कहां से निकल के आई? प्लांक थ्योरी। प्लांक के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी है वो फोटॉन के फॉर्म में मिलती है, एच न्यू के फॉर्म में। तो इसको क्या दे दिया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरा जो हमारा था पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, अगर हम इसको पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो क्या नाम देंगे इसको? आइंस्टीन। क्या नाम देंगे? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन या आइंस्टीन थ्योरी। ठीक है, इन्होंने एनर्जी को क्या बताया? एनर्जी एसोसिएट होती है mc² पार्टिकल नेचर। हमारी अगर ये 2 इक्वेशन है, दोनों हमें एनर्जी मिल गई, तो दोनों इक्वेशन को ऑन कंपैरिजन कर लीजिए। ऑन कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड, इन दोनों का कंपैरिजन किया तो हमने क्या देखा, mc स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, दोनों का कंपैरिजन कर दिया। और न्यू इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं, जो न्यू इक्वल टू हमने पढ़ा वो हमारा क्या है, लैम्डा इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। क्यों? क्योंकि न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। ये तो अगर हम इसको यहां से उड़ा दें तो हमें क्या मिलेगा, mc इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mc, लिख सकते हैं। अब देखिए हमको डेरिवेशन जो मिल गया वो क्या मिला, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन mc, और c क्या है यहां पर, c इक्वल टू v, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों इक्वल हैं। तो लैम्डा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन mv। तो लैम्डा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, और इसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम। क्या नाम देते हैं, मोमेंटम। तो p क्या है, मोमेंटम है। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, मोमेंटम के। ये फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा कि वेवलेंथ, अगर मोमेंटम ग्रेटर होगा, अगर ये ग्रेटर है तो वेवलेंथ कम होगी, अगर ये कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, और इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। आ गया, P क्या है, मोमेंटम, ये हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन पे डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए इसको। अब जब इक्वेशन हमको मिल गई तो इक्वेशन हमारी कहती क्या है, देखिए डिफाइन क्या करती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो डेफिनेशन क्या बन गई, ऑल मटेरियल पार्टिकल, जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं इन मोशन possess वेव करेक्टर। सब में मोशन है यानी मोमेंटम है, और ये कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। तो लैम्डा क्या हो गया, इससे क्या प्रूफ हो गया, जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं वो सब क्या है, मोशन में है। और क्या करते हैं, पजेस वेव करेक्टर। मोशन में जब जाते हैं तो वो क्या होते हैं, वेव करेक्टर के फॉर्म में होते हैं। किस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं। अगर हम देखा जाए तो इस तरीके से उसमें मोमेंटम होता है। किस तरीके से मोमेंटम होता है, इस तरीके से मोमेंटम होता है। तो जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हैं, वेव करेक्टर को शो करते हैं। नोट करिए इसको। अब देखिए, अब हमारा इसमें एक और फार्मूला निकल के आता है। वो क्या फार्मूला निकल के आता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे जंप करता है, कैसे घूमता है। अब जैसे ऑर्बिट की बात करें हम, तो ये हमारा हो गया ऑर्बिट। कैसे फेज में इलेक्ट्रॉन होता है और कैसे आउट ऑफ फेज होता है। ये देखिए किस तरीके से ये एसोसिएट होगा। ये हमारा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करना देखें
ये तो ये क्या हो गया हमारा आउट ऑफ फेज, और ये हो गया इन फेज। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जंप करता है और इस तरीके से नहीं घूमता है ऑर्बिट में, यानी वेव मोशन, वेव के तरीके से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट में, इस तरीके से रिवॉल्व नहीं करता। तो इसके लिए वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक फार्मूला दिया गया कि सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस है इक्वल टू क्या होता है, सरकमफेरेंस इक्वल टू होता है एन लैम्डा के, किसके, एन लैम्डा के। और सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, आप जानते हैं 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। भाई सरकमफेरेंस इसका जब निकालेंगे तो यहां पर वेव लेंथ, कितनी नंबर ऑफ वेव लेंथ एसोसिएट कर रहा है, कितनी बना रहा है, कितने तरीके से वो घूम रहा है, ये इस तरीके से, तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो गया, एन लैम्डा हो गया। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, क्या है, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या कहती है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, यही तो बोलती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो लैम्डा की जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए, जब लैम्डा की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 पाई आर इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन एम बी आ जाएगा, एच अपॉन एम बी, ये हमारा आ गया फार्मूला। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, 2 पाई आर इक्वल टू एन एच अपॉन एम वी। ये फार्मूला आप कहीं देख रहे हैं, अभी इसका रिलेशन आपको मिलने वाला है। क्या रिलेशन मिलेगा, इसको यहां पे ले आइए, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये फार्मूला मिला। और इस फार्मूले को आपने कहां देखा था, बोर मॉडल में। क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है, किसके, h अपॉन 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। यही चीज तो आपने प्रूफ की थी। तो यहां पर किसने प्रूफ किया, किसने इसको प्रूफ करके दिखाया, डी ब्रॉगली ने। क्या दिखाया, डी ब्रॉगली ने। किसके होता है, NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई का मतलब इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होता है। कौन, MVR, मास वेलोसिटी और रेडियस। मास वेलोसिटी ऑफ रेडियस किसी भी ऑर्बिट में मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा, MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। अगर उसमें मास है, पार्टिकल नेचर है, वेलोसिटी है, रेडियस है, कितनी दूरी में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो किसके होगा, NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी एन इंटीग्रल मल्टीपल। ये क्या है आपका, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR किसके इक्वल होगा, इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई के, और इंटीग्रल मल्टीपल भी बोल सकते हैं, H अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी फार्मूला आपका यूज होता है। अगर न्यूमेरिकल आता है आपको, वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन की, या रेडियस पूछ लेता है, मास पूछ लेता है, या फिर नंबर ऑफ एन। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए दूसरा लॉ क्या है इसका, दूसरा क्या बोलता है, पहला तो डुअल नेचर हो गया, दूसरा क्या हो गया, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये तो बहुत ही सिंपल है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है
measure simultaneously, measure simultaneously, एक साथ साथ velocity of light, velocity and position of moving electron, moving electron is not possible। ये डेफिनेशन बोलती है अनसर्टेनिटी की। अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैथमेटिकली इन्होंने क्या रिप्रेजेंटेशन दिया इसका? मैथमेटिकली अगर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंटेशन हुआ तो क्या दिया इन्होंने कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, जहां ये क्या है, ये हमारी क्या बताती है? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन। और क्या है ये? मोमेंटम। मोमेंटम किसके बीच में है? अनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम। ये क्या है हमारा? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये इन्होंने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया अनसर्टेनिटी इन द ठीक है, मोमेंटम तो आप जानते ही हैं। यहां पर जो साइन हमारा ये लगा हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इतना तो आप जानते हैं मैथमेटिकल में कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी ऑलवेज ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये क्या होगा? एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चीज को डिटरमाइन नहीं किया था उन्होंने, डुअल नेचर को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, ड्रॉबैक में आप देखिए तो वही चीज यहां पर है कि ये थे क्या, इन्होंने बताया क्या? तो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने इन दोनों को एक्सप्लेन किया, अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रिंसिपल एच अपॉन 4 पाई, और दूसरा क्या था? डुअल नेचर ऑफ कैरेक्टर, यानी डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, मोमेंटम। ठीक है, अगर मोमेंट है, घूम रहा है, तो वो वेग के फॉर्म में, अदरवाइज नहीं घूम रहा है। अब देखिए इसी पर एक न्यूमेरिकल है आपका। न्यूमेरिकल क्या बोलता है? अब देखिए आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल की सीरीज हम बाद में बताएंगे, एक एक एग्जांपल करके मैं बता रहा हूं। न्यूमेरिकल की सीरीज और सीट पूरी हम बाद में सॉल्व कराएंगे। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग नियर एन एटॉमिक न्यूक्लियस, एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक न्यूक्लियस के बहुत ही नियर मूव कर रहा है, हैज ए वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁶ ±2%। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन? क्या पूछ रहा है? अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लगा दीजिए। डेल्टा वी निकालने के लिए डेल्टा वी इक्वल टू 2% पूछ रहा है। ठीक है, कितने परसेंट पूछ रहा है? 2%। तो 2% का क्या हो जाएगा? 0.02%। यही तो हो जाएगा 2/100। इसका हम क्या निकालेंगे? 2% का 2/100 निकालेंगे, 1/100, तो कितना आ जाएगा? 0.002, इतना आ गया। 2% हमने वेलोसिटी निकाली, इनटू वेलोसिटी, ये हमने लगाया फार्मूला। इसके बाद हमें क्या लगाना है? वेलोसिटी कितनी? 5 × 0.02 × 5 × 10⁻⁶, तो कितना आ गया?
5 टू जा 10, कितना आ गया 5 टू जा 10, 10 की पावर 5 इक्वल टू 10 की पावर 5। ये हमें फार्मूला मिल गया। अब हम जरा फार्मूला लगाते हैं, कौन सा, फार्मूला लगाते हैं वही डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये हमने फार्मूला लगा दिया। अब इस फार्मूले में हमें डेल्टा पी ढूंढना है। डेल्टा पी इक्वल टू एम बी लगाओ ना, मोमेंटम दिया गया है। डेल्टा पी इक्वल टू हमें क्या लगाना है, एम बी लगाना है। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हम रखेंगे ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी, ये हमने वैल्यू रख दी। और डेल्टा पी की जगह पर वैल्यू हम क्या रखेंगे, एम बी। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन एच की जगह पे 6.6 इंटू 10 की पावर, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 34, क्या होती है 34। यहाँ पे रखेंगे 4, यहाँ पे रखेंगे 1 पावर 4, यहाँ पे रखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। ठीक है, इतना रख देंगे। जैसे इतना हम रखेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये हम वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। इस तरीके से न्यूमेरिकल लगा दे। तो मेन रूप से आप अगर देखें तो क्या है, ये परसेंटाइल आपको दिया जाएगा। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग नियर एन एटॉमिक न्यूक्लियस हैज ए वेलोसिटी इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर 6 प्लस माइनस 2%। तो कैलकुलेट करना है, मेन कैलकुलेशन आपका है इंपॉर्टेंस इस फार्मूले पर। तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्या है क्वांटम नंबर? किसी भी इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन ऑर्बिट में पता करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो ने उन्होंने क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन किया। ये हमारे पास जनरली तीन क्वांटम नंबर है, और चौथी हमारी क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहली जो क्वांटम नंबर है ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाती है। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एजमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारी एम है, एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दीज आर 4 क्वांटम नंबर। एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर हमको दी गई। पहली जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये क्या डिटरमाइन कराती है, पहला जो हमारा है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन कराती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें सेल की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, इलेक्ट्रॉन किस सेल में है। और सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन के सेल में है कि एल में है कि एम में है कि एन में है। इससे हमें यह जानकारी मिलती है क्वांटम नंबर से। ठीक है, तो इसको हम मेन सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेन सेल, यू नो मेन सेल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो ये एन की वैल्यू थी, जब आपने बोर ऑर्बिट पढ़ी थी तो वहां पर क्या पढ़ा था, एन की वैल्यू। दूसरा हमारा है एजुमुथल क्वांटम नंबर, एजुमुथल क्वांटम नंबर। एजुमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें सबसेल के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, सबसेल। सबसेल डिटरमाइन करता है।
और सबसेल हमारे पास कितनी है? 4, S, P, D और F। इसके लिए जो L की वैल्यू है क्या होती है? फिक्स होती है 1, 2, 3। अगर इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है तो L की वैल्यू आपकी क्या होगी? 0, P में है तो 1, D में है तो 2 और F में है तो 3 होगी। ठीक है, ये ध्यान देना है पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर L की जो वैल्यू है, L वैल्यू डिपेंड N वैल्यू, N वैल्यूज, L की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? n-1 पे। अगर n-1 है यानी n की वैल्यू अगर हमें पता है तो L की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? n इक्वल टू अगर 2 है तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1। कैसे होगी? जब n की वैल्यू 2 दी गई है तो इलेक्ट्रॉन Kl पहला दूसरा, इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल में है, तो जब इलेक्ट्रॉन पहले सेल में होगा तो n-1 इक्वल टू 0 होगा और जब सेकेंड सेल में होगा तो 2-1 इक्वल टू 1 होगा। तो L के दो वैल्यूज हमको मिलेंगी 0 और 1। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद फिर हम क्या देखते हैं? थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिटरमाइन कराती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं m से, m से डिनोट करते हैं। और बुक में आपको यह कैसे लिखा मिलेगा? इस तरीके से भी लिखा मिलेगा, ml करके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरली ओरिएंटेशन पर वर्क करती है। किस पर वर्क करती है? ओरिएंटेशन पर। क्या है ओरिएंटेशन? ये चीज आज तक नहीं समझ में आई। S के लिए 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F सबसेल के लिए 3 होता है। क्या? L की वैल्यू। ठीक है, L की वैल्यू पर M की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर L की वैल्यू पर M की वैल्यू डिपेंड करती है तो -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। क्लियर? अगर ये -1 से +1 पे डिपेंड करती है और इंक्लूडिंग 0, तो अगर हमारी L की वैल्यू 1 है, अगर L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 होगी और यहां पर क्या होगा? 1 ओरिएंटेशन मिलेगा। अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी? -1, 0, +1। अगर 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2। अगर 3 है तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है, तो यहां पर कितने ओरिएंटेशन मिल रहे हैं? यहां पर हमको एक ओरिएंटेशन मिल रहा है 1 और यहां पर हमको 3 ओरिएंटेशन मिल रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। और यहां पर हमको टोटल कितने मिल रहे हैं? 5। और यहां पर टोटल हमको कितने मिल रहे हैं? 7 ओरिएंटेशन मिल रहे हैं। एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन स्प्लिट करते हैं। अगर ये ओरिएंटेशन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां 5 में कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन और 7 में कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो S में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2। P में कितने होंगे? 6। D में कितने होंगे? 10 और F में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14। टोटल इलेक्ट्रॉन इन सब सेल में प्रेजेंट है। और ये डिपेंड किस पर करता है?
ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब अगली क्वांटम नंबर हमारी क्या है, नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम देते हैं इसको? 4 को स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है। अब जैसे स्पिन क्वांटम नंबर में जीरो ओरिएंटेशन आया, यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? 0, तो s की वैल्यू कितनी होगी? ±1/2। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है वो लट्टू की तरीके से रिवॉल्व करता है। ये अगर इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो फिर यूं आएगा क्लॉकवाइज, ये क्या है? क्लॉकवाइज, और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। ठीक है, अगर हमारे पास 1 है, 0 है, +1 है, तो यहां पर इसके लिए भी ±1/2 होगा, इसके लिए ±1/2, और इसके लिए भी ±1/2 होगा। ठीक है, तो सबके लिए ±1/2 होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, +-2, यहां पर भी हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, 5 ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने हो गए? क्लियर? चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर कैसे। अगर हमें n की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है, तो फाइंड द L, M और S। हमें अगली 3 क्वांटम नंबर डिटरमाइन करनी। तो जरा आइए, L की वैल्यू n की वैल्यू पर डिपेंड करती है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, n-1। m की वैल्यू L की वैल्यू पर डिपेंड करती है, तो 0 के लिए क्या होगा? 0, और 1 के लिए क्या होगा? -1, 0 + 1 होगा। S की वैल्यू क्या होगी? इसके लिए भी ±½ होगी, इसके लिए भी ±½ होगी, इसके लिए भी ±½ होगी, और इसके लिए भी ±½ होगी। तो टोटल सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 × 2 = 8। सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 8 आते हैं। अगर n की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। M की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। S की वैल्यू क्या होगी? ±½ होगी। तो n की वैल्यू 1 मतलब K सेल, और K सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम क्वांटम नंबर डिटरमाइन करते हैं। 4 तरीके से हमारी क्वांटम नंबर है, और उस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर जो ऑर्बिट हमारे हैं उन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगली क्लास पे हम लोग पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पर डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एक, जैसे मान लिया सोडियम एटम है, और सोडियम एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, और हमें निकालना है 5th इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन। तो कैसे निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल पे डिस्कस करेंगे, हुंड लॉ पे डिस्कस करेंगे, अबाउ प्रिंसिपल पे डिस्कस करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है अबाउ प्रिंसिपल, और अबाउ प्रिंसिपल के बेस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आते हैं आपके सामने कुछ लॉ जिन पर आगे की केमिस्ट्री पूरी डिपेंड करती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है वो केमिस्ट्री का, अगर वो नहीं आता है तो कुछ नहीं आता है। तब तक के लिए आप क्या करेंगे? लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में? डी ब्रॉगली इक्वेशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर। 4 टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। अगले 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से चैप्टर फिनिश होता है। तब तक के लिए इसको रीड करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।